हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज के लेक्चर में हम 12th स्टैंडर्ड का आपका जो जेई मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसी के टॉपिक के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं, बट एक्चुअली डिटरमिनेंट्स का भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिटरमिनेंट्स के टाइप्स और डिस्कस करेंगे। जैसा मैट्रिसेस में हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, उसी स्टोरी को थोड़ा और कंटिन्यू और एक्सटेंड करते हुए डिटरमिनेंट्स के भी कुछ कैटेगराइजेशन हम करेंगे और उन्हें भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेटेड है। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और कई बार ये कंसेप्ट काम आता है, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, सारी चीज़ें समझेगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ऑफकोर्स कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मेरा यकीन है कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यानी यकीन करिए स्टूडेंट्स, आप पूरे तरीके से पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल, पूरा कोर्स, मतलब किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT जेईई, नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, CUET, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। पूरा कोर्स एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे और देखते हैं चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है कि आप जानते हैं हमारा ये जो IIT जेईई मॉड्यूल है ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम इंश्योर करते हैं कि हम हर एक टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली और थरोली पढ़ाएं, ताकि हर एक चैप्टर की थ्योरी आपको अच्छे से समझाई और सिखाई जा सके। ना सिर्फ ये, बल्कि उसमें कई सारे इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स रखे जाते हैं, ताकि उस चैप्टर के उस टॉपिक को अच्छे से कंसोलिडेट करवाया जा सके, ताकि हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी हम आपको सिखा पाएँ। IIT जेईई जैसी एग्जाम जहाँ पर क्वेश्चंस पर, एप्लीकेशन पर, न्यूमेरिकल पर पूरा एम्फेसिस या फोकस होता है, बस उसी का हमारा मोटिव या इंटेंट है कि हम भी आपको न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के थ्रू हर कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएँ। ना सिर्फ ये, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम आपकी DPP उसके लिए रिलीज़ करते हैं। ये DPP इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हैं। दैट टू इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कुछ एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर, यानी कि DPP आपकी प्रैक्टिस के लिए और DPP के बाद DPP का वीडियो सोल्यूशन भी, ताकि हर क्वेश्चन का एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अप्रोच आप बिल्ड कर पाएँ और देख पाएँ कि चीज़ों को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। आपके लिए क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, मतलब हर चैप्टर पर 1500 क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज बेसिकली ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाई जा रही है। वेबसाइट पर ही अपलोडेड है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे एक्सेस करके आप हर तरह के क्वेश्चंस को एक्सपोजर ले सकते हैं, एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस से आप डील करना सीख सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आप जानते हैं आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है, आस्क योर डाउट करके एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी आपको लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ क्लिक करिए और अपना डाउट हमें फॉरवर्ड करिए। आपके डाउट्स भी हम हाथों हाथ रिजॉल्व करके रिवर्ट करेंगे। आपके लिए आने वाले वक्त में, ऑफ कोर्स इन थ्योरी लेक्चर्स के दौरान हम हर टॉपिक पर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, बट आने वाले वक्त में चैप्टर वाइज भी हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सब्सिक्वेंटली वो ऑफकोर्स होगा। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स आपके लिए अभी फ़िलहाल हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लाने वाले हैं, जिसे देकर आप हर चैप्टर पर अपनी प्रोग्रेस, अपनी कमांड देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा है। उसका एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस आप निकाल सकते हैं कि उस पर और कितना काम कर लेने की ज़रूरत है, उस चैप्टर को और कितना अच्छे से पढ़ लेने की ज़रूरत है। उसका रिविजन आप देख सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज पर योर स्कोर, एज पर योर परफॉर्मेंस। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप कभी भी हर एक चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। सारे फैकल्टी मेंबर्स जो भी ज़रूरी गाइडेंस है इस एग्जामिनेशन को लेकर, वो सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको टाइमली आकर देते रहेंगे और आपकी हर परेशानी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी हम क्रिएट करेंगे, यानी हर चैप्टर पर एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, टू द पॉइंट वन शॉट रिवीजन विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका एक वन शॉट रिवीजन भी बने, जिसके थ्रू आप उसे रिवाइज कर लें चैप्टर को एक ही शॉट में और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंटली पूरे पेपर को आसानी से दे पाएँ, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को। आपके लिए एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में आपको भेजने से पहले रियल एग्जामिनेशन, मतलब वही मॉक्स क्रिएट किए जाएंगे मेन और एडवांस के, वो ऑनलाइन टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन वाला वो फील ला पाएँ, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाएँ और आपके हर सेक्शन के स्कोर को आप ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छा बेहतर रैंक, अच्छी बेहतर परसेंटाइल या एक अच्छा स्कोर ला पाएँ।
ये सारी मदद आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स करने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IITJ NEET या हमारा वेबसाइट www.magnetbrains.com पर पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। विद दैट आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे किया जाता है। आई होप डिटर्मिनेंट का भी कॉन्टेक्स्ट अभी हटाऊं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है। एक छोटा सा थॉट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, यकीन करिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी नहीं है जितनी यहाँ पर बनाकर दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है। आसान क्यों है सर? आसान इसलिए है स्टूडेंट, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है f(x), लेकिन टेक्निकली ये फंक्शन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा होता है लेट्स से सर x², यहाँ लिखा होता है लेट्स से x³ + 3, ये लिखा है लेट्स से e⁻x और यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से log x। हाँ, और अगर आपसे कोई पूछता है सर मुझे बताओ आप f'(x) क्या होगा, सर आप बताओ f'(x) क्या होगा, तो पहली बात तो ये कि सर डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन आप चाहें तो रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, आप रो वाइज अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सर, आप वन आफ्टर अनदर एक एक करके एक एक रो को चुनिए। यानी मान लो मैंने अगर रो वाइज इसका डिफरेंशिएशन चुना तो मैं पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करूंगा। यानी क्या किया सर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x³ + 3 का डिफरेंशिएशन 3x², एंड देन आप सेकेंड रो को इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन सेकेंड रो को आप चेंज नहीं करेंगे, यानी e⁻x एज इट इज और log x एज इट इज। फिर आप लिखेंगे प्लस क्यों लिखा सर, अभी आपने किससे डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट रो को। अब आप क्या करेंगे, अब आप फर्स्ट रो नहीं, अब आप फर्स्ट रो को एज इट इज रखते हुए, जैसे यहाँ पर आपने सेकेंड रो को एज इट इज रखा था, अब आप फर्स्ट रो को एज इट इज रखते हुए x² और ये लिखा हुआ है x³ + 3। अब आप सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी सर e⁻x का डिफरेंशिएशन ये हो जाने वाला है e⁻x और log x का डिफरेंशिएशन सर ये हो जाने वाला है 1/x। क्या आप पॉइंट समझ पाए? बड़ी ही सुलझी हुई सी बातें मैं करना चाह रहा हूँ कि चाहें तो आप डिफरेंशिएशन रो वाइज या फिर कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। सर कॉलम वाइज का क्या मतलब है, यानी आप अगर चाहते तो आप f'(x) ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे सर, आप कॉलम वाइज कर लीजिए। कॉलम वाइज का मतलब है, सुनिएगा बात ध्यान से, आप फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करिए x² और e⁻x का, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाने वाला है सर, वो होगा 2x और e⁻x। और सेकेंड कॉलम को एज इट इज रखिए, मतलब x² + 3 और log x को एज इट इज रखिए, यानी क्या x² + 3 और log x को एज इट इज रखिए। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर सर आप प्लस साइन लगाकर फर्स्ट कॉलम एज इट इज रख दीजिए। फर्स्ट कॉलम क्या था सर, फर्स्ट कॉलम था x² और e⁻x, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखिए x² और e⁻x। और अब आप सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करिए, जो कि क्या होगा, रियली सॉरी मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, यहाँ पर x² नहीं था स्टूडेंट्स, ये था x³ है ना, रियली सॉरी फॉर दैट। अब आप सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करिए, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा था सर, वो होता है 3x², 3 कांस्टेंट है तो 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। मतलब पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में आप सम या डिफरेंस जब आप ले रहे थे तो आप क्या कर रहे थे सर, या तो रोज वाइज ले लीजिए या कॉलम वाइज, वैसा ही डिफरेंशिएशन भी आप रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं। सर ये तो 2/2 का था, अगर थर्ड ऑर्डर का हो तो बेशक आप वहाँ भी ऐसे ही करिए। आप फर्स्ट रो को लिखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करिए, सेकंड और थर्ड छोड़ दीजिए, प्लस सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट और थर्ड ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, प्लस थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज छोड़ दीजिए। या फिर रो वाइज करना है तो वही फर्स्ट रो का करिए, सेकंड और थर्ड एज इट इज, प्लस सेकंड रो फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड रो एज इट इज। इस तरीके से आप थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का भी डिफरेंशिएशन रो वाइज या कॉलम वाइज परफॉर्म कर सकते हैं। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सुलझी हुई सी सॉर्टेड सी बातें हम कर रहे हैं। अगर ये बात समझ आई तो जरा इस थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल x। जैसे हमने x वेरिएबल पर चीजें समझी, वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जैसे सर मान लो आपका f(x) एक ओवरऑल फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंटेड है 4 अलग अलग फंक्शंस की डिटर्मिनेंट फॉर्म में। क्या ये बात आप समझ पाए? तो उनका ये कहना है कि आप सर इस फंक्शन को एग्जैक्टली ट्रूली लिखते कैसे हो सर, आप इसको लिखते हो कैसे, f(x) * u(x) - g(x) * h(x). अब अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर दिखता है। आई होप ये आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यानी u * v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही प्रोडक्ट रूल आप यहाँ लगाएंगे। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट रूल आप यहाँ लगाते हैं तो फाइनली यू गेट कि सर एक्चुअली f(x) का डिफरेंशिएशन एक्सपांडेड वर्जन यही है डिटर्मिनेंट का, बट इसे मैथमेटिकली आप ऐसे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या लिख रखा है उन्होंने, आप अगर देखें तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन सेकंड रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड रो का डिफरेंशिएशन। सर यही काम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं क्या? बस यही तो बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि यही बात आप करना चाहें तो यही बात आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। यानी
जो एफ डैश एक्स होगा, जो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, दिस विल बी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। सर सेकेंड ऑर्डर का था, इसलिए दिस वॉज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ विच द फर्स्ट वन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो alone and retaining the second row intact and retaining the second row as it is without any change of course, है ना। and then the second, जो प्लस करके आप लिखेंगे, and then the second one is obtained by differentiating the elements of second row and retaining the first row unchanged, first row elements of first row intact। आई होप ये बड़ी बेसिक सी बात समझ आई। एंड सर कैन इट बी डन ओनली रो वाइज? नो, इट कैन बी डन कॉलम वाइज टू, मतलब आप इसे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसा रोज को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज प्लस फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, यही काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। आई होप बड़ी सुलझी हुई सी डायरेक्ट सी बातें हैं जिनको लेकर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है ना। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, जैसे ये थर्ड एलिमेंट में अगर 3/3 का है तो उसने क्या किया, देखो एफ डैश एक्स निकाला है सर, उसने पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, दो रोज इंटैक्ट रखी, फिर उसने क्या किया, प्लस करके आपको सेकंड रो का डिफरेंशिएशन रखा, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखी, फिर उसने फर्स्ट और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन किया और थर्ड रो एज इट इज अनअफेक्टेड रखी। आई होप इसको लेकर कोई परेशानी, डाउट या कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सुलझी हुई सी डायरेक्ट सी बात आपको समझ आई है। क्या यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई होप ये पार्ट भी आप समझ पाए। और क्या यही काम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि पहली वाले पार्ट में आप फिर फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करते, दो कॉलम एज इट इज रख लेते, फिर आप प्लस लिखते, फिर आप सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करते, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, फिर आप सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करते और आप फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रखते, फिर प्लस करके आप लिखते और आप थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करते और फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन करते और फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रखते। तो चाहे रो वाइज या चाहे कॉलम वाइज, अब जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। आई होप बड़ा सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सी बात है और सिंपल सा थॉट है, इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक सीधा सीधा सा सॉर्टेड सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन। ज़रा देखिए इसे, ध्यान से समझिए और बताइए कि आप इसे कैसे वर्कआउट करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ एक एक लाइन आप ध्यान से पढ़ें, एक एक हिंट को, एक एक क्लू को यूटिलाइज करें और फिर इस क्वेश्चन को वर्कआउट करें। कमेंट में दोनों बातें लिखिए, पहला तो आपकी अप्रोच कि आपने क्या थॉट अप्लाई किया, क्या पर्सपेक्टिव से इसको देखा और सोचा और आंसर निकाला, और ऑफ कोर्स फिर उसका आंसर क्या आया, फिर हम इसे साथ में एज पर आवर प्रोटोकॉल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा यकीन है आपने स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको करवाया जाए स्क्रीन पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट जरूर करिए, हर क्वेश्चन को खुद से करिए, है ना। यानी कि क्या लिख रहा है वो, इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका रूट है, इसका रूट है कौन? अल्फा। और ना सिर्फ सर रूट है बल्कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेड रूट? रिपीटेड मतलब क्वाड्रेटिक के टेक्निकली कितने रूट्स होते हैं सर? क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। तो अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा है, यानी अल्फा इसका दो बार रूट है, मतलब बेसिकली एक ही रूट है, वो स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। यानी आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वो ये कहना चाह रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसीलिए अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, मतलब टेक्निकली इसके दो रूट्स होने चाहिए थे, बट दोनों ही रूट क्या है? अल्फा, क्योंकि अल्फा रिपीटेड रूट है, मतलब अल्फा दो बार इसका रूट है। मतलब आपके जो दो फैक्टर बनेंगे ना, वो दो फैक्टर, अगर एक पॉलिनोमियल होता है n डिग्री का तो इसके n रूट्स मतलब निकल कर आ सकते थे मैक्सिमम, तो उसमें से जो दो रूट्स होंगे वो x माइनस अल्फा ऐसे ही फैक्टर से निकलेंगे। आई होप मेरी बात आप समझ पाए। यानी अगर एक n पावर की पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम रूट्स n हो सकते हैं, पर उन n में से एक रूट तो अल्फा ही है और ये रिपीटेड है, मतलब n में से दो रूट्स अल्फा हैं, तो n माइनस 2 रूट्स कुछ और होंगे, बट n में से जो दो रूट्स हैं वो अल्फा ही हैं। मतलब बेसिकली एक रूट जो है वो कॉमन है, दो रूट्स की जगह वो एक ही है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर आप इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाइज डेवलप करना चाह रहे हो तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, याद है ना आपको, अगर मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूँ तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए पॉजिटिव है आपका तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट क्या है? अल्फा। वहीं पर तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है? 0। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक बस एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का, इसका ये मतलब आपके ब्रेन में इतनी सारी कहानी बिल्ड होनी चाहिए। फिर क्या? एंड ax, bx एंड cx आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, 4 एंड 5। तो ax 3 डिग्री का, bx 4th डिग्री का और cx 5th डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। देन शो दैट दिस
देन शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय एफ ऑफ एक्स। ये जो एक्सप्रेशन है ये एफ ऑफ एक्स से डिविजिबल है, वेयर द प्राइम सिंबल डिनोट द डेरिवेटिव्स। जो प्राइम मतलब ये जो आपका डैश लगा हुआ है, ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा और सी डैश अल्फा, इट मीन्स द डेरिवेटिव। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा और ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा और सी डैश अल्फा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये डिविजिबल है एफ ऑफ एक्स, ये आपको प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन समझ आया? एक बार इस वाले पार्ट को समझिए और देखिए कि आप कैसे इसे प्रूव करेंगे कि ये डिविजिबल है। जरा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स इस पार्ट को। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखकर चीज़ें प्रोसीड करूँ तो इसका क्या मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मान लो इसे मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ लेट्स से एफ ऑफ एक्स लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं इसे लिख लेता हूँ लेट्स से जी ऑफ एक्स। अगर इस बात ने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया। बाय द वे पहली बात तो ये सोचो कि ये जो लिखा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, चूंकि ये ए हमें नहीं पता है तो इसमें हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आ जाए, कुछ भी आप लिख लो। जैसे लेट्स से यहाँ पर कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आपके रूट अल्फा ही है, यानी के टाइम्स कुछ, क्योंकि हो सकता है सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो 1 ना हो, उसके अलावा कुछ और आ जाए। लेकिन जब आप x माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो उससे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। तो उस कोफिशिएंट को मैं a लाने के लिए कुछ ऐसा फॉर्म में लिख लेता हूँ, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप तो टेक्निकली इस एक्सप्रेशन में ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर जैसा कुछ होगा, क्योंकि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है ना। और k क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी तो कुछ कोफिशिएंट रहा होगा, है ना। अब अगर वापस मैं इस बात पर आऊँ, इस बात पे आऊँ, मतलब मैं अगर जी ऑफ एक्स की आपसे बात करूँ तो जी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है पहले सुनिएगा। सर अगर आप जी ऑफ एक्स को ध्यान से देखोगे तो जी ऑफ एक्स बड़ा ही मजेदार सा एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप काम की बात है। सर ये लिखा है ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, है ना। तो ये लिखा हुआ है ए एक्स, है ना, बी एक्स एंड ऑफ कोर्स क्या सी एक्स, और क्या, और अगर आप ध्यान से देखें तो ए अल्फा बी अल्फा और सी अल्फा, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए अल्फा बी अल्फा और सी अल्फा। तो सेकेंड रो इज ए अल्फा बी अल्फा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होना चाहिए, अगर मैं ऐसा लिख कर भी आपको बताते रहूँ। और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है ए डैश अल्फा, है ना, फिर लिखा हुआ है बी डैश अल्फा और फिर लिखा हुआ है सी डैश अल्फा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स। ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को यूज़ किए हुए कंसेप्ट। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं जी अल्फा निकालूँ तो जी अल्फा का क्या मतलब होगा? सर अगर आप निकालते हो जी अल्फा तो जी अल्फा बेसिकली क्या होगा, सुनना, जी अल्फा मतलब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ अल्फा रख दो। तो जैसे ही जी अल्फा निकालोगे तो ए अल्फा बी अल्फा और सी अल्फा, यानी सर फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल। थर्ड रो के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम आपसे। सर फर्स्ट रो और सेकंड रो अगर आइडेंटिकल हैं, मतलब एक डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रोज आइडेंटिकल है, मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सर पहला कंक्लूजन तो ये कि आपका जी अल्फा 0 है। सर इससे क्या? इससे ये स्टूडेंट्स कि जो जी ऑफ एक्स का वन ऑफ द रूट्स होगा वो क्या होगा? अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर जी एक्स में अगर एक्स की जगह कोई वैल्यू मैं रखूं और अगर वो 0 हो जाए तो अल्फा क्या हुआ? उसका एक रूट हुआ ना। आई होप बड़ी बेसिक सी बात है, आपको ये समझ आ रही है ना। यानी कि मैं सिंपल सा पॉइंट आपको जो देना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है लेट्स से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर यहाँ पे मैं रख दूँ लेट्स से 3, तो 3 रखा है तो क्या हुआ? जैसे ये लिखा हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15, और ये कितना है 6, और ये कितना आ जा रहा है 0। तो सर बेसिकली x की जगह अगर आप 3 रख दें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। तो 3 क्या हुआ? इसका रूट। 3 इसका रूट हुआ, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं x माइनस 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, क्योंकि x माइनस 3 क्यों? क्योंकि 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा रखने पर जी ऑफ एक्स 0 हो रहा है, क्योंकि 2 रोज आइडेंटिकल हो रही हैं। तो जी अल्फा 0 होगा, यानी अल्फा इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सर एक छोटी सी बात और बताओ, क्या आप मुझे जी डैश एक्स बता सकते हो? जी डैश एक्स क्या होगा? सुनना ध्यान से, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बोलने वाला हूँ स्टूडेंट। जी डैश एक्स क्या होगा? अगर हमने निकाला होता जी डैश एक्स, है ना, अगर मैंने निकाला होता जी डैश एक्स, तो सुनिएगा ध्यान से, जी डैश एक्स ऑब्वियसली आप रो बाय रो कर दो। सर आप पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये जी डैश एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर ये होगा ए डैश एक्स, है ना, फिर क्या होगा? फिर क्या दिखेगा? बी डैश एक्स, फिर क्या दिखेगा? सी डैश एक्स, है ना। फिर ऑफकोर्स सेकेंड रो क्या है? सर सेकेंड रो है ए अल्फा बी अल्फा और क्या है? सी अल्फा, है ना। थर्ड रो क्या है सर? सर वो है ए डैश अल्फा, है ना, बी डैश अल्फा और फिर क्या? सी डैश। अब मैं अगला जो प्लस करके लिखूंगा, इसके बाद भी हम प्लस करके लिखेंगे। सर फर्स्ट रो को एज इट इज रखोगे, लेकिन आप सेकंड रो को डिफरेंशिएट करोगे। सेकंड रो में क्या है? ए अल्फा बी अल्फा और सी अल्फा, और अल्फा कुछ वैल्यू है और अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू जब इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में ए और बी और सी में पास की, तो ये क्या हो जाने? सर ये हो जाने कांस्टेंट। मतलब ए अल्फा बी अल्फा और सी अल्फा कांस्टेंट है, और इन तीन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा 0।
मतलब इसमें जब आप प्लस करके लिखोगे तो जो सेकंड रो पूरी की पूरी होगी वो होगी 0, और अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू कोई रो 0 हो जाए तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रखेंगे और अब मैं थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, याद आ रहा है ना। अगर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किया तो वापस वही बात स्टूडेंट्स, जो भी ए एक्स बी एक्स और सी एक्स रहे होंगे और जो भी ए डैश एक्स बी डैश एक्स और सी डैश एक्स रहे होंगे, अगर मैं एक्स की जगह अल्फा 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 पास कर दिया तो ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा और सी डैश अल्फा कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी और इनका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 0, यानी इसके प्लस में जो वो थर्ड वाला डिटरमिनेंट आएगा उसमें भी ये दो रोज जो भी हो थर्ड रो पूरी की पूरी 0, और अगर थर्ड रो पूरी की पूरी 0 मतलब वो डिटरमिनेंट 0, तो इस g डैश एक्स की वैल्यू बस इतनी आएगी क्योंकि प्लस में 2 0 आएंगे। क्या बात समझ आई? सर g डैश एक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आप बताओ g डैश अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। सर जी डैश अल्फा आसान है सर, जहाँ जहाँ x दिख रहा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दो, वहाँ वहाँ आप अल्फा रख दो। क्या आपको बात समझ आई? इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बड़ी मज़ेदार सी बात आपने नोटिस की होगी कि सर फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हैं। आज समझ बात आ रही है आपको? फर्स्ट रो और थर्ड रो अगर आइडेंटिकल हैं, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि सर जी डैश अल्फा भी क्या हुआ, सर जी डैश अल्फा भी 0 हुआ। ये सारी बातें क्यों कर रहे हो सर? ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेट्स से एक्स स्क्वायर है ना, माइनस कितना, लेट्स से लिखा हुआ है कितना 6x और लेट्स से प्लस 9 है ना, ये आपका लेट्स से एफ ऑफ एक्स है। आप बताओ इसमें अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, अगर मैं लेट्स से इसमें x की जगह 3 रखता हूँ तो क्या मिलता है? अगर आप x की जगह 3 रखते हो तो 3 स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 9 18 और 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 18 कितना 0। मतलब ये मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें मैं कहता हूँ h ऑफ x है ना, तो मैंने अगर सर निकाला h ऑफ 3 तो कितना आ रहा है 0। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात हम डिफरेंशिएशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं से थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको समझाना था। सर आप मुझे h डैश एक्स बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, बताओ h डैश एक्स क्या आएगा? सर h डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का डिफरेंशिएशन -6। सर एक बार और 3 रख के देखो, सर एक बार और 3 रखा तो मैं वापस x की जगह 3 रख रहा हूँ। अगर मैंने x को 3 से रिप्लेस किया तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ h डैश 3 बताओ क्या होगा? सर h डैश 3 कुछ नहीं होगा, देखो ध्यान से 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0। सर अगर h ऑफ 3 भी 0 आ रहा है और h डैश 3 भी 0 आ रहा है, मतलब h में कोई वैल्यू पास करने पर 0 आ रहा है और वही वैल्यू h डैश x में भी पास करने पर 0 आ रहा है, मतलब 3 जो है ना इसका रिपीटेड रूट है। क्यों है सर? क्योंकि आपने ध्यान से देखा नहीं, एच ऑफ एक्स एक्चुअली क्या था? सर एच ऑफ एक्स एक्चुअली कुछ नहीं है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली रिपीटेड रूट ही तो है। तो आप बात समझ पाए? बात ये है स्टूडेंट्स, कंक्लूजन अगर मैं आपको समझाऊं तो कंक्लूजन ये आता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि सर अगर आपको कभी भी कोई कहे लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, एक फंक्शन है लिखा है एफ ऑफ एक्स, तो सर आप निकालो लेट्स से एफ में कोई वैल्यू पास करके और एफ अल्फा क्या आ जाता है 0, और सर फिर आप निकालो एफ डैश एक्स और फिर एफ डैश अल्फा भी अगर निकालो और वो भी आ जाता है 0, तो आप कंक्लूड करते हो कि ना सिर्फ अल्फा इसका रूट है बल्कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। मतलब एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज समथिंग टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आई होप आप मेरी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही है। मतलब मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जब आपने देखा कि सर जब मैंने जी अल्फा और जी डैश अल्फा निकाला तो जी अल्फा और जी डैश अल्फा जो आया, अच्छा बाय द वे समथिंग टाइम्स जो हम लिख रहे हैं ना, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा जी अल्फा और जी डैश अल्फा, ये क्या आने वाला है मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है सर कि जो जी ऑफ एक्स होगा उसका अल्फा एक रिपीटेड रूट होगा। अल्फा विल बी अ रिपीटेड रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए स्टूडेंट्स? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, यानी जी ऑफ एक्स विल बी समथिंग टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब समथिंग क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर सर जी अल्फा और जी डैश अल्फा 0 आ रहा है, मतलब उसमें अल्फा 2 बार तो है, क्योंकि सर अल्फा एक बार डिफरेंशिएट करने पर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मैं यहाँ पर फिर से वही बात समझाता हूँ, जैसे मैंने एच एफ एक्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया होता मान लो है ना, यहाँ पे देखो, इसको देखो, जैसे आप निकालते हैं एच डैश एक्स तो क्या आता है, ये 2 बाहर आ जाता है तो हो जाता है 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 और चेन रूल से एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1। तो सर एच एक्स को 0 अगर आप रखते हो तो यहाँ से तो x3 आते ही है, और एच डैश एक्स को 0 रखते हो है ना, तो यहाँ से भी तो क्या आपका जो x है वो 3 आता है। आप बात समझ पा रहे हो?
मतलब x की वैल्यू 3 के लिए ना h डैश x 0 है ना सर, बल्कि h x भी 0 है, यानी सर इसका जो 3 है वो रिपीटेड रूट है। तो अगर g अल्फा और g डैश अल्फा 0 आ रहा है, मतलब gx का वन ऑफ द रिपीटेड रूट्स विल बी अल्फा, मतलब अल्फा इसका दो फैक्टर बन जा रहा है, x माइनस अल्फा दो बार बन रहा है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। ये बात इसलिए समझ आनी चाहिए क्योंकि g ऑफ x को भी हम समथिंग मतलब लेट्स से लैम्डा टाइम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। और सर f ऑफ x को तो उसने खुद कहा था, f ऑफ x को उसने खुद कहा था कि सर अल्फा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसमें f ऑफ x 0 का रिपीटेड रूट है कौन, अल्फा। यानी हम ये तो कंक्लूड कर ही चुके हैं, ये तो हम कंक्लूड कर ही चुके हैं क्या। अच्छा g ऑफ x बाय द वे क्या होगा सर, g ऑफ x सुनिएगा ध्यान से, g ऑफ x में अगर आप चीज़ें समझना चाहो तो देखो ये जो है क्या ax, bx और cx ये 3, 4 और 5 डिग्री तक के पॉलिनोमियल हैं। तो जो gx बनेगा ना वो एक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। g ऑफ x में ऑफ कोर्स x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, बट और भी होंगे x माइनस समथिंग, क्योंकि पावर 3, पावर 4 और पावर 5 भी उसमें मौजूद है। तो एक अच्छा बड़ा पॉलिनोमियल बनने के इसका स्कोप या चांसेस हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? पर फिलहाल तो मैं बस इतना समझा दे रहा हूँ कि g ऑफ x लैम्डा टाइम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर दिखेगा। क्या ये बात आपको समझ आई? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमने f ऑफ x क्या निकाला, उसने तो बड़ी सिंपल सी बात कही कि सर f ऑफ x में जो है अल्फा उसका रिपीटेड रूट है, तो हम कह रहे थे सर वो k टाइम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर हो जा रहा है। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सुलझी हुई सी सॉर्टेड सी बात है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा था, अब वो आपसे ये पूछ रहा था कि शो करो कि ये जो एक्सप्रेशन है विच इज़ नथिंग बट व्हाट gx जो है वो f ऑफ x से डिविजिबल है। क्यों नहीं है सर? आप सीधी सी बात सोचो ना, आप सीधी सी ये बात ये सोचो कि g ऑफ x कुछ एक्सप्रेशन टाइम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर है और f ऑफ x k टाइम्स x माइनस अल्फा स्क्वायर है। k कांस्टेंट कुछ वैल्यू है, 5, 6, 2/3, -3, √3 कुछ भी हो सकता है। k इज बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू। लैम्डा है ना, यहाँ पर जो लैम्डा है इट कुड बी एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट कुड बी एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। व्हाट एम आई कंसर्न्ड अबाउट इज दैट k इज व्हाट सर, k जो है वो क्या है, k जो है वो एक कांस्टेंट है, वो एक कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो सर ऑफ कोर्स आप खुद सोच के देखो ना, क्यों नहीं होगा डिविजिबल। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं g ऑफ x अपॉन f ऑफ x तो वो क्या आएगा, g ऑफ x अपॉन f ऑफ x क्या आएगा, लैम्डा विच इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपॉन k, और x माइनस अल्फा स्क्वायर से x माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपॉन के मतलब कुछ मिल रहा है ना, कुछ मिल रहा है और आराम से सर ये फैक्टर इसको कैंसिल कर रहा है, तो डिविजिबल हुआ। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैं ध्यान से देखूं सो डिनोमिनेटर में इट इज प्योरली अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब डिविजिबल हुआ ना। g ऑफ x अपॉन ऑफ f ऑफ x जब आप निकाला तो दिस इज क्लियरली अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब इन डिनोमिनेटर यू डोंट हैव एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट ऑल, और अगर डिनोमिनेटर में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है मतलब ये डिविजिबल है, क्योंकि g ऑफ x में जो फैक्टर हमें मिल रहा है वो f ऑफ x में भी है। तो f ऑफ x का पूरा एल्जेब्रिक पार्ट g ऑफ x से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो g ऑफ x f ऑफ x से डिविजिबल है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए। बड़ा ही सुलझा हुआ सा क्वेश्चन था, बट इसके थ्रू मेरे ख्याल से आपने कई सारी बारीकियां सीखी। पहला तो ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन, और दूसरा ये कि अगर आपको कॉमन रूट, अगर रिपीटेड रूट मिलता है तो वो इस तरीके से डिफरेंशिएशन में एग्जिस्ट करता है। खैर ये प्रॉपर्टी हम डिफरेंशिएशन के दौरान डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर भी इसे आपने अच्छे से समझा, मेरा ऐसा पूरा यकीन है। अगर ये बातें सारी समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ आई थिंक ये बात हम कर चुके हैं, इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और हमने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स पर भी बातें कर ली हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो कुछ डिटरमिनेंट्स के अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जैसा याद होगा स्टूडेंट्स आपको, हमने बात की थी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते थे, उसी तरीके से आपके पास सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स भी होंगे। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स मतलब सर ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल हुआ, इस तरीके के डिटरमिनेंट को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स नहीं, ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट है ना। मतलब इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, वही कहानी स्टूडेंट्स याद आ रहा है ना सब कुछ। वेयर ऑफ कोर्स ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith row एंड jth कॉलम, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे ही कुछ होंगे। देन द डिटरमिनेंट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये बातें हमने की हैं। द elements situated at equal distances from the diagonals are equal both in magnitude and sign। इसको एक और नया पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश की है। अगर आप इस वाली डेफिनेशन को देखो, क्या द डिटर्मिनेंट is said to be a symmetric determinant if the elements situated at equal distance from the diagonal are equal both in magnitude and sign। इसका क्या मतलब है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, याद करो। हमने देखा था जैसे डायगोनल पे तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल पे लिखा है 2, -3 और 7 है ना। मैं एक सिंपल सा 3/3 ही ले रहा हूँ। अब आपको बातें याद होंगी स्टूडेंट्स कि अगर मैं डायगोनल से ढूंढूं तो देखो ये डायगोनल से इधर है तो यहाँ पर ये इधर है, तो ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब सर अगर ये आपका 7 है तो ये भी क्या होगा 7।
आई होप आप बात समझ पाए। अगर ये डायगोनल से इधर है तो ये डायगोनल से इधर है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। देखो ना, ये डायगोनल से डबल डिस्टेंस पर है तो ये भी तो डायगोनल से डबल डिस्टेंस पर है, तो ये सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर सर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 5। आई होप ये डेफिनेशन मेक सेंस अलॉट। सिमिलरली सर अगर आपसे मैं पूछूं ये वाले एलिमेंट के बारे में क्या, तो देखो डायगोनल से एक डिस्टेंस अवे है, डायगोनल के इस एलिमेंट से, ये भी डायगोनल के इस एलिमेंट से एक डिस्टेंस अवे है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये मान लो सर लेट्स से 0 है तो ये भी क्या होगा 0, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या फिर आप इसको देख लो, ये इसके नीचे है, मतलब सॉरी डायगोनल से देखो आप, ये डायगोनल के यहाँ साइड में है तो ये भी डायगोनल के साइड होना चाहिए। आई होप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हैं आपको परिभाषाएं और अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। परिभाषा बड़ी सिंपल सी है सर कि अगर ए आई जे है वो अगर ए जे आई के इक्वल हो जाए, ए आई जे के इक्वल होने का मतलब आई होप आप समझते हो, जैसे A11 है तो वो तो A11 के ही, A12 है तो वो A21 के, और A13 है तो वो A31 के, इस तरीके से आपको पैटर्न दिखना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब A11 तो A11 के इक्वल होगा ना, क्योंकि वो तो सेम ही है, वो तो वही एलिमेंट है। तो A22 और A33 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना लोगे, आप एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बना लोगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही एक्सटेंशन है बाय द वे, है ना। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि अगर देखो आप ध्यान से तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बाय द वे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से तो नहीं है, ये है, बिल्कुल है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ABC आपका क्या है डायगोनल, बाकी HH GG और FF दिख रहा है। आई होप कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए। विद दैट स्टूडेंट्स अगर हम आगे प्रोसीड करें तो इसके बाद क्या दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, इसके बारे में अगर मैं सीधी सी बात करूं तो हमने सीखा है सर कि आपका जो AIJ एलिमेंट होता है वो AJI के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी अगर एक 3 ऑर्डर का, एक 3rd ऑर्डर का मैं आपको बना के दिखाऊं तो क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स नहीं स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगेन सोच के देखो, अगर A11 के इक्वल है नेगेटिव के, तो सर ये तो तभी पॉसिबल है जब कोई नंबर खुद के नेगेटिव के इक्वल हो, जब वो क्या हो 0। तो सर डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 0 0 होना था है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे, इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या होंगे, वो कुछ हो सकते हैं। अब उनके बारे में क्या, यही बात वापस, जो यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा वो नेगेटिवली एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी सर अगर ये 3 है तो ये क्या होगा -3। सर अगर ये लेट्स से 7 है तो ये क्या होगा ऑफकोर्स -7। सर अगर ये 5 है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा -5। ये क्या हुआ, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है सर, क्योंकि आप देखो ये नेगेटिवली एक दूसरे के इक्वल है, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है, और ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल ही है। बट कोई नंबर खुद के नेगेटिव के इक्वल कब होता है, जब वो खुद 0 हो। आप परिभाषा समझना चाहते हो तो देखो, इफ AJI इज इक्वल टू A माइनस ऑफ AIJ, या उल्टा जो भी आप कहना चाहें, ये हमने बात कर ली है। इस केस में डिटर्मिनेंट को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, है ना। Which means that all the diagonal elements, पहला conclusion, all the diagonal elements are 0, पहली condition, and the elements at equal distance from the diagonal are equal in magnitude but opposite in sign. तो दूसरी बात, equal in magnitude but opposite in sign. I hope ये बात याद रहेगी। The value of skew symmetric matrix of odd order is 0. ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या, The value of a skew symmetric determinant of order 0. अगर किसी skew symmetric matrix का आप डिटर्मिनेंट निकालें जिसका ऑर्डर है ऑड, यानी जैसे 3 यानी 1, तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, उनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आप निश्चिंत होकर निकालिए। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप ये बात आपको याद रहेगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी हाल में नहीं है, और ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ आया। याद रहेगा क्या, कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट अगर वो ऑड ऑर्डर का है, जैसे अभी फिलहाल के लिए 3 और 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनकी वैल्यू आप अनडाउटेडली कहते हैं ना 0 है। सेकंड ऑर्डर 0 नहीं होगी। आई होप ये बात याद रहेगी। मतलब ऐसा मत सोचना कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट दिखा तो 0 कह दो, नहीं, ऑर्डर चेक करना, अगर 2 है तो नहीं, 1 या 3 है तो बिल्कुल 0 है। क्या ये बात याद रहेगी? ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आपको हमेशा एक वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। एक और कैटेगरी का डिटर्मिनेंट आता है जिसे कहते हैं सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट्स। मैं कुछ अलग अलग कैटेगरी आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे क्रेमर्स रूल, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑफ कोर्स। वहाँ पर हम सारे वही होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर हमने मैट्रिक्स वाली अप्रोच देखी थी जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी थी, जहाँ हमने ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के बारे में बात की थी जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी। फिर जब नॉन होमोजीनियस पे शिफ्ट हुए तो हमने यूनिक सोल्यूशन, हमने नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशंस की बात की थी। आई होप आपको ये सारी बातें याद है। उसी को क्रेमर्स रूल से, मतलब डिटर्मिनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कितनी आसानी से देखा जा सकता है, वही पॉइंट अब हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल अभी हम डिटर्मिनेंट्स के सारे टाइप्स पढ़ ले रहे हैं क्योंकि इनसे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो हमने पढ़ा अभी तक। इन दीज डिटर्मिनेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ द रोज और कॉलम्स आर इन साइक्लिक अरेंजमेंट।
आर इन साइक्लिक अरेंजमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल वही बात याद है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा था जहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट को उसके को फैक्टर वाले डिटर्मिनेंट से डील करना था, मैट्रिक्स का को फैक्टर का मैट्रिक्स, और उसमें हमने एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट की हेल्प ली थी, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लेकर आए थे एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई। उसी तरीके से आप देखो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, और इसका एक्सपांशन, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसका एक्सपांशन याद रखिएगा, इसका एक्सपांशन हमेशा होता है नेगेटिव ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और अगर आप थोड़ा और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करें तो आप इसे ये भी लिख सकते हो माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़रूरी और बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ आप इसे याद रखें, मतलब इस रिजल्ट को याद रखना। ये जो आपका साइक्लिक डिटर्मिनेंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है जब भी आपको दिखे, मतलब बार बार हम एग्जाम में इसको एक्सपांड नहीं करेंगे, हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे, तो आप इसे अपनी चीट शीट में लगा लीजिएगा, अपनी चीट शीट में लिख लीजिएगा कि एक आपका साइक्लिक नहीं सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट है। नाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, काम में है। काम क्या है, अगर ए बी सी बी सी और सी ए बी आपका ऐसा डिटर्मिनेंट दिखे, कभी भी एक ऑर्डर, मतलब जैसे 1 2 3 लिखा है, फिर क्या लिखा है 2 3 1 और फिर लिखा है 3 2 3 1 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसकी वैल्यू सीधे सीधे लिखोगे नेगेटिव ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। या फिर इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक और सिंप्लीफाइड वर्जन होता है माइनस हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू इनके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम, टू टेकन एट अ टाइम, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर का सम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत काम कर, इसी बेसिस पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, वही जो अभी आपको दिखाया गया, बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करना है मैं आपको हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट्स, सुनिएगा। हिंट यही है कि इसे एक्सपांड कर लो। तो हिंट क्या है स्टूडेंट्स, हिंट है एक्सपांड एंड सिंप्लीफाई। सर कैसी बात कर रहे हो, इतना आसान थोड़ी होता है सर, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी कर लेते हैं, मेरा यकीन करिए, बस एक्सपांड कर लो, या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो कुछ रो या कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करके, फिर आप एक्सपांड कर लो, या फिर सीधे सीधे एक्सपांड कर लो। और उसके बाद क्या करो, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आपको याद होंगे, कुछ एल्जेब्रिक आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले को अप्लाई करिए, उनको आप बहुत ईजिली स्ट्रक्चर करिए, आप बेशक अनडाउटेडली अनहेजिटेटिंगली इस तक, और ऑफकोर्स इस पे कुछ ऑपरेशंस करके इस तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को एज होमवर्क देने का ये है कि आप सीख जाएं, और एग्जाम में जब ये आए तो आप सीधे सीधे रिजल्ट याद रखें और इसे अप्लाई कर पाएं, क्योंकि वक्त थोड़ा वहाँ कम होता है, तो आप इसको देखकर ये या ये सोच पाए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। वो ये नहीं कहेगा कि ये एक्सप्रेशन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो इसके थ्रू इनडायरेक्टली आपको ये देगा और इस पर बात करेगा। तो ये देखकर ये या ये क्लिक होना चाहिए कि सर जब ये वो दे रहा है तो वो इसकी या इसकी बात कर रहा है। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और यकीनन तौर पर इस क्वेश्चन को एज होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करके आप जरूर सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई तो आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। आई होप ना सिर्फ आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट्स में लिख के, बल्कि ये भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे वर्कआउट किया। आंसर तो ऑफकोर्स हमें पता है, जो हम जानते हैं कि ये है और इसे आपको याद भी रखना है, पर कैसे वो ज़रूरी बात है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि सर किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, मतलब अगर आपसे मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ आर डिटर्मिनेंट, तो ये कैसे निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो डिटर्मिनेंट्स के इंटीग्रेशन को जहां तक मैं समझाना चाहूँ तो एक तरीका तो आप हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट अप्रोच कि सर एक्सपांड करो, एक्सपांड एंड देन इंटीग्रेट, है ना, एंड देन इंटीग्रेट। ये सबसे आसान तरीका होगा हमेशा कि सर एक्सपांड करिए फिर इंटीग्रेट करिए। जैसा भी इंटीग्रेशन हो डिपेंड्स, मतलब सर अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट और इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट, है ना, जैसा भी हो वैसा आप करिए। लेकिन कब या किस केस में आप किसी डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हो बिना एक्सपांड किए, उस पर बात करते हैं। मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, जैसे मैं लेट्स से कह लेता हूँ लैम्डा एक्स, है ना, और उसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स, और क्या लिखा हुआ है एच ऑफ एक्स। बस इतना ही, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या एक ही कॉलम वेरिएबल में होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रो या इससे ज़्यादा कॉलम वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप इसी मेथड पर आ जाएंगे जो आपकी ओरिजिनल ऑथेंटिक मेथड है, क्या कि आप उसे एक्सपांड करिए और फिर उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, हमें कोई बुराई नहीं। पर अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट रहते हुए इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम यह है सर कि उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब बाकी सब कांस्टेंट रहें तो ही अच्छा। मतलब बाकी सब कांस्टेंट, मतलब ये जो हैं इन दोनों में कांस्टेंट ही होना चाहिए, जैसे LMN हो या फिर PQR,
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे लैम्डा एक्स की जगह कुछ और होता है, जैसे लैम्डा एक्स की जगह से होता फाई ऑफ एक्स। अब फाई ऑफ एक्स अगर कुछ आपका डिटर्मिनेंट होता तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, जैसे एक कॉलम कोई सा भी ले लिया है ना, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर क्या, जैसे एच एक्स है ना, एफ एक्स और लेट्स से जी एक्स, आपने ये कॉलम ले लिया, अच्छी बात है सर। अब इसके अलावा जो बाकी दो कॉलम्स है ना, उनमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उनमें कांस्टेंट्स ही होना चाहिए। उनमें कांस्टेंट मतलब कुछ भी, जैसे ए बी सी है ना, यहाँ पे ले लिया लेट्स से जी एच आई, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो जैसे यहाँ पे ले लिया लेट्स से पी क्यू आर या एक्स वाई जेड भी मत लीजिए, वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये जो ए बी सी या पी क्यू आर हैं, ये क्या है आपके, ये क्लियरली प्योर कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और ये ऑफकोर्स क्या है आपके एक्स के फंक्शंस। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना, फंक्शन इन एक्स। यहाँ पे भी ऑफकोर्स यही हो रहा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपकी रो है, ये जो आपकी फर्स्ट रो है, ये फंक्शन है एक्स में, है ना। ऑफ कोर्स कांस्टेंट भी एक्स का फंक्शन माना जा सकता है कि कांस्टेंट फंक्शन है, बेशक वो माना जा सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ मैक्सिमम जो होगा वेरिएबल वो आपका किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होगा, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर आप उसे डिटर्मिनेंट में रहते रहते इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। फिर तरीका यही है कि आप तो सर उसको एक्सपांड करें और इंटीग्रेट करें, बट हाँ इस केस में या इस केस में इंटीग्रेशन एक और अच्छे तरीके से पॉसिबल है। वो कैसे, वो बताने जा रहा हूँ। ये तो ऑफकोर्स क्या हो जाने वाला है, कांस्टेंट, है ना, ये कंडीशन है। पहले तो कंडीशन है, समझ आएगा आपको। अब सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जैसे मुझसे पूछ रहा है कोई लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, तो लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। आप क्या करिए, आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स का, आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर आप जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहाँ पर आप एच ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या बात आपको समझ आई? आई होप कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे जो कि आखिर में एक प्लस सी में लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे वापस ये जो चीज़ें बच गई आपकी कौन कौन, एल एम एन, इन्हें आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये पी क्यू आर को भी आप ऐसा कैसा छोड़ दीजिए। क्या आपको समझ आया? जैसा डिफरेंशिएशन में हम करते थे डिटर्मिनेंट्स के, क्या कि एक रो या कॉलम को चुन लेते और फिर बाकियों को हम अलग अलग करके कांस्टेंट रखते हुए, अनचेंज रखते हुए करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर पहली बात तो इंटीग्रेशन इस केस वाला, ये वाला जो सिनेरियो है, कब पॉसिबल है कि उसको डिटर्मिनेंट रहते हुए ही हम इंटीग्रेट कर दें। वो तब पॉसिबल है जब मैक्सिमम कोई एक रो या कोई एक कॉलम एक्स का वेरिएबल है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर गलती से यहाँ उसने एक्स स्क्वायर लिख दिया होता ना, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था इस तरीके से। फिर क्या करते, फिर तरीका ये होता कि आप इसे एक्सपांड करते और इंटीग्रेट कर देते, जो कि हमारे लिए आसान है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? तो सर ऐसा करना मुश्किल है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली अगर मुझसे कोई इसका इंटीग्रेशन पूछे तो कितना आसान है। सर आप पूछ रहे हो, आई होप ये बात समझ आ रही है आपको। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ऑफ कोर्स ये है आपका, आई एम रियली सॉरी, ये है डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना, लैम्डा एक्स का, आई एम रियली सॉरी। जैसे यहाँ पे आपका फाई एक्स है, तो अगर आपसे कोई पूछता है फाई एक्स का सर इंटीग्रेशन बताओ, तो कुछ मत करो, पहले तो ये इंश्योर कर लो कि क्या सर एक ही रो या एक ही कॉलम में एक्स के वेरिएबल है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। उससे ज़्यादा जो भी रो या जो भी कॉलम है, एक रो या एक कॉलम के अलावा, वो सब तो कांस्टेंट्स है ना, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इसे ऐसा रखते हुए कर दो। आप क्या करो, एच ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो और जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, बाकी का कुछ मत करो। एंड ऑफकोर्स आप क्या लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सर इसके अलावा कोई तरीका, इसके अलावा ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, आप एक्सपांड कर लो और फिर इंटीग्रेट कर लो। या फिर एक केस जब एक्सपांड करना जरूरी है इंटीग्रेट करने से पहले, तब कब, जब कोई भी एक रो या एक कॉलम से ज्यादा रोज या ज्यादा कॉलम्स में भी आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। आई होप ये फर्क आप समझ पा रहे हो। देखो मैं एक लाइव सा एग्जांपल आपको देके देखता हूँ, वहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है, जैसे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, है ना, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना। ये डिटर्मिनेंट कैसा लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है लेट्स से e टू द पावर एक्स, और ये लेट्स से लिखा हुआ है कॉस एक्स। आई होप बातें समझ आ रही। सर यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है -2, यहाँ लिखा है लेट्स से 7, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा है लेट्स से 11। तो सर अगर कोई पूछे आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताओ डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पर तो ऑफकोर्स ही होगा, राइट हैंड साइड पे करना बड़ा आसान है। एक तरीका क्या सर, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। या फिर क्या सर, कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम में एक्स के वेरिएबल दिख रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि बाकी दो रोज में आपको क्लियरली एक्स के वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं, तो जिस रो में या जिस कॉलम में दिख रहे हैं उसे और आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? सर ये तो लिखना आसान है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाए। अच्छा बाय द वे इसमें आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हो या फिर चाहो तो एक अलग से भी लिख सकते हो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, क्योंकि वो तो अननोन है ना।
तो वो तो चाहे यहाँ लिख दो या वहाँ लिख दो। यहाँ लिखोगे तो एक्सपांशन में दिक्कत आएगी, इससे अच्छा अलग ही लिख दो। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी? आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ और बहुत सुलझी हुई सी बातें कह रहा हूँ। इंटीग्रेशन यकीनन तौर पर आप कैलकुलस के वक्त पढ़ेंगे, बट अगर मैं सीधे आंसर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस सी हम अलग से लगा चुके हैं, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और cos x का इंटीग्रेशन क्लियरली sin x। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप इसे लिख कर इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। लेकिन कब नहीं कर सकते वो समझना। सर अब नहीं कर सकते, जैसे कैसे? जैसे मान लो अगर लिखा होता है, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन लिखा होता है f(x), है ना, f(x) एक डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट है लेट्स से x³ है ना, x² लेट्स से लिखा हुआ है log x, फिर यहाँ लिख दिया उसने लेट्स से 10x 3 और ये लिख दिया लेट्स से 0, ये लिख दिया -2 7 और ये लिख दिया 5। यहाँ पे गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स। गड़बड़ ये नहीं है कि आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आप ये वाली मेथड यूज़ नहीं कर सकते कि सर एक काम करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है ना f(x) का इंटीग्रेशन, तो आप इन सब का इंटीग्रेशन कर दो। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही x के वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है इस एलिमेंट की वजह से, इसने पूरी गड़बड़ कर दी। मतलब क्या सर इंटीग्रेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। अब जब आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो आप कुछ मत करो, आपका जो f(x) था ना, आपका जो f(x) था उसको आप पहले एक्सपांड करो, आप f(x) को पहले एक्सपांड करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपांड इट। आई होप एक्सपांशन आसान है, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना हम जानते हैं, और एक्सपांड करने के बाद इंटीग्रेट करिए। उसके बाद वो जो एक्सपांडेड वर्जन आएगा, मेरे ख्याल से उससे इंटीग्रेट करना आसान है, उससे क्या कर दीजिए आप, उससे इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या यही काम डेफिनेट इंटीग्रेशन पर भी लागू होता है? सेम एग्जैक्ट सेम प्रोसेस डेफिनेट इंटीग्रेशन में पॉसिबल होती है। मतलब सर क्या मतलब, अगर यहाँ पे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बना देता है a से b तक, तो यहाँ भी a से b लिमिट लग जाती, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा ना, तो वहाँ प्लस c नहीं लिखते हैं, बस इतना सा फर्क आ जाता। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी आप समझ पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा भी नहीं जाता है, बट मेरा यकीन है कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए, है ना। कहीं भी अप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट्स पर, अगर चीज़ें निकल कर आनी है तो आपको पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है, इस पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी क्लैरिटी आप डेवलप कर पाए। इसी के साथ साथ मेरा यकीन है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, ये आपको पता है पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी आप चाहें तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT JEE नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे किसी भी कोर्स, किसी भी प्रोग्राम की तैयारी आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यकीन करिए कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है, या कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। मतलब यकीन करिए पूरा कोर्स, पूरे लेक्चर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा प्रोग्राम, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। या फिर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल, जैसे IIT JEE के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, अब वहाँ जाकर पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, मतलब प्लेलिस्ट में सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, लेक्चर्स, DPPs, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, PDF सब कुछ आपको मिलेगा। वेबसाइट पर जाना चाहें तो magnetbrains.com पर जाइए, आप आराम से वेबसाइट एक्सेस करिए। वेबसाइट पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको हर सेक्शन ऐसा ही ऑर्गेनाइज मिलेगा। जैसे आप अगर IIT JEE के एस्पिरेंट है तो आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको चैप्टर वाइज, मतलब आप चैप्टर वाइज हर चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। आपको क्या मिलेंगे, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के सेक्शन मिलेंगे, इवन आपको फाउंडेशन लेक्चर्स भी मिलेंगे। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE में जाने के बाद 12th मैथ्स पर क्लिक करिए, आपके चैप्टर्स अरेंज होंगे और लेक्चर वाइज अरेंज होंगे, वहाँ DPP के भी PDF होंगे, उनके भी सोल्यूशन होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। इवन IIT JEE सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, वो जो क्वेश्चन बैंक पर चैप्टर 1500 क्वेश्चंस। वहीं पर एक बटन होगा आस्क योर डाउट, उस पर क्लिक करके आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं पर हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे सारे मटीरियल, सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही हैंडी, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरैक्टिव सा प्लेटफॉर्म है। चाहे तो हमारा गूगल ऐप से आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, या फिर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये वीडियो से आपकी मदद हो रही है स्टूडेंट्स, अगर आप इनसे सच में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। मतलब कोई भी नया वीडियो आता है, कुछ भी नई चीज़ आती है आपके काम की, तो आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहोगे। एंड येस, द मोस्ट क्रूशियल थिंग स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और इससे बेनिफिट हो पाएँ, ताकि वो भी IIT JEE जिस एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।